उत्तराखंड के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। कुमाऊं में आफत और गढ़वाल में तेज बौछारों का दौर। मौसम विभाग ने यात्रियों को दी सावधान रहने की हिदायत। तो चलिए एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री धामी ने सशक्त बहन उत्सव का शुभारंभ किया है। ऐसे में स्टॉलों का अवलोकन कर बहनों का उत्साह बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। कार्यक्रम में वो खुद पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने बहनों से राखियां खरीदी। इस दौरान महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर यहाँ पर सरकार का नजर आया। स्थानीय उत्पादों को नई पहचान इस कार्यक्रम के बाद मिलती हुई दिखेगी। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिलहाल मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों का शुभारंभ किया है। ये तस्वीरें भी शुभारंभ की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टॉलों का अवलोकन कर स्थानीय बहनों का संवर्धन किया और उनके द्वारा तैयार रक्षा सूट यानी कि राखी उनकी मेहनत को सराहा है। सरकार का विशेष फोकस महिलाओं के स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और मातृशक्ति को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने पर है। पिछले सालों में हमने सशक्त उत्सव बहना योजना रक्षाबंधन पर्वों के उपलक्ष्य में इसका शुभारंभ किया था। इस योजना को शुरू किया था और ये योजना हमारी जो बहनें बहुत सारे उत्पाद बनाती हैं, उसमें बहुत अच्छे अच्छे उत्पाद हैं। यहाँ मिलेट्स के हैं, सिलाई के हैं, बुनाई के हैं, ऊन के हैं, प्रसाद है, लड्डू हैं, खाने के हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, जैम है, अचार है, जितने प्रकार के उत्पाद हो सकते हैं। बेकरी के आइटम हैं मिलेट से बने हुए। और रक्षाबंधन के पर्वों पर बहुत अच्छी रक्षा सूत्र, रक्षा भी है। यहाँ पर रक्षाबंधन भी रखे हुए हैं। उन सभी को एक स्थान मिले, उनको विपणन का अवसर मिले। उनका जो बनाया हुआ उत्पाद है वो बहुत ही अच्छा होता है। बड़ी संख्या में लोग आज उसको खरीद भी रहे हैं और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से आज पूरे देश और दुनिया के अंदर भी जा रहे हैं। तो वहीं देखिए, मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा भी देहरादून में की। प्रदेश की रोपवे परियोजनाओं की प्रगति पर मंथन करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तय समय पर काम पूरा करने के निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिए। कार्यदायी संस्थाओं को सख्त हिदायत दी गई है। कनेक्टिविटी विस्तार पर सरकार पूरी तरीके से फोकस करती हुई नजर आ रही है। 4 धाम और धार्मिक स्थल इससे जुड़ेंगे। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को गतिमान मिलेगी। ऐसे में मसूरी, यमुनोत्री और औली रोपवे प्रस्तावित है। ये बड़ी अपडेट है, जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में प्रदेश की महत्वाकांक्षी रोपवे परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। बैठक के दौरान सीएम ने कार्यदायी संस्थाओं को सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य में सड़क, रेल और रोपवे तीनों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी विस्तार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन और वंदे भारत ट्रेनों से राज्य का संपर्क मजबूत हो रहा है। तीनों ही हमारी प्राथमिकता में है। रोड के काफ़ी सारे काम हमारे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेस वे का चालू होना हो या 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, पूरे राज्य के अंदर एक कोने से दूसरे कोने तक कनेक्टिविटी को बनाना हो, या रेल के क्षेत्र में रेल परियोजना हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइनें हो, अन्य नई रेल लाइनें चलनी हो, नई रेलें चलनी हो, चाहे वो वंदे भारत एक्सप्रेस हो, दिल्ली से, लखनऊ से, बड़े बड़े शहरों से, अनेक शहरों से इसको जोड़ने का काम हुआ है। अनेक रोपवे परियोजनाएं हमारी चल रही है। सभी को समय पर पूरा किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में लोगों को और आसानी हो। इसी प्रकार से ओली का रोपवे, क्योंकि उसका भी एक नया अलाइनमेंट ढूंढा जा रहा है। तो जहाँ जहाँ संभावना है उन सब पर काम हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड में पलायन रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती की दिशा में धामी सरकार कई सराहनीय कदम उठा रही है। चाहे लखपति दीदी योजना को बढ़ावा देना हो या फिर हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड के तहत लोकल उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान दिलाना, सूची बहुत बड़ी है। इसी पर एक रिपोर्ट देखें। देवभूमि में धामी सरकार स्वरोजगार की बयान, आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत, लोकल टू ग्लोबल फोकस, स्थानीय उत्पादों को बाजार, हाउस ऑफ हिमालयास
उत्तराखंडी उत्पाद की पहचान। हर हाथ में रोजगार, अंत्योदय परिवार का कल्याण, विकास का पथ, तेज गति से दौड़ता उत्तराखंड। अपने इस संकल्प पर काम कर रही उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार अब स्वरोजगार प्लान पर काम कर रही है। पीएम मोदी ने सिस्टम को 3 अहम मूल मंत्र दिए हैं: वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत। पीएम मोदी के दिखाए रास्ते पर चलते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब रिवर्स पलायन रोकने का रामबाण तोड़ ढूंढ लिया है। कि पलायन हमारे लिए हमेशा एक चुनौती रहा है, लेकिन इन सालों में रिवर्स पलायन बहुत तेजी से हुआ है। लोग अपने अपने गांवों को जुड़ रहे हैं, अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, अपने स्थानों पर रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं और उसमें सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं काम कर रही हैं। चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो, हमारी जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना हो, पर्यटन की योजनाएं हो, अनेक विभागों MSME की योजनाएं हो, उन योजनाओं के माध्यम से लोग रोजगार स्वरोजगार कर रहे हैं। जो भी उद्यम वो करना चाहते हैं, हमारे प्रवासी भी बड़ी संख्या में इससे जुड़ रहे हैं। सरकार उनके साथ खड़ी है। उनके प्रोत्साहन के लिए बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं कि उनको अपने घरों पर आकर रोजगार करने का जो अवसर देंगी। उत्तराखंड के गांवों में रहने वाले स्थानीय लोगों की मेहनत को पहचान मिलेगी। आमदनी बढ़ने से जिंदगी बदलेगी। पहाड़ की संस्कृति से देश और दुनिया रूबरू होगी। धामी सरकार का संकल्प: लोकल प्रोडक्ट, ग्लोबल पहचान, पहाड़ की मेहनत, देवभूमि की संस्कृति, परंपराओं का संरक्षण और मिट्टी की खुशबू। ग्रामीण विकास, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम, खादी और ग्रामोद्योग और भाषा विभाग सीएम धामी के सपने को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। स्वरोजगार मिशन के तहत कई बड़े कदम उठाए जाएंगे। स्वरोजगार की दिशा में कदम: ग्रामीण हाट, विपणन केंद्र, कलेक्शन सेंटर, एग्री सर्विस सेंटर। उत्तराखंड सरकार का मकसद है कि किसानों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को उनके उत्पाद का बेहतर बाजार और उचित मूल्य मिल सके। स्वरोजगार योजना का फायदा: उत्पादों को बेहतर बाजार और उचित दाम, किसान, महिला, नौजवान और उद्यमी खुशहाल। पलायन रोकने की दिशा में बढ़ते कदम। कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्वरोजगार और छोटे उद्यमों को मजबूत किया जा रहा है। खास तौर पर महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर है। उत्तराखंड में अब तक 3 लाख से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। जितनी भी योजनाएं जो हैं इस समय उत्तराखंड सरकार की या भारत सरकार की गतिमान है, उनकी ये सुनिश्चित कर लिया है कि वो ठीक ठाक तरीके से संचालित हों और उसी का परिणाम है कि लगभग 3 लाख महिलाओं को, जो कि 5,12,000 के करीब हमारे पास स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनमें से लगभग 3 लाख महिलाओं को जो है लखपति दीदी अभी तक बनाया जा चुका है। और ये भी सुनिश्चित किया गया है कि उनकी जो आय है वो एक सस्टेनेबल इनकम हो, लॉन्ग टर्म हो, बल्कि फॉर एवर हो और उसमें और ज़्यादा वृद्धि हो, इस बात के भी प्रयास हैं। राज्य सरकार की योजनाओं का असर ग्रामीण स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में राज्य से पलायन कर चुके लोगों ने रिवर्स पलायन कर खुद का स्वरोजगार शुरू किया है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना हो या फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कई लोगों का जीवन स्तर सुधारने में रामबाण साबित हुए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती: मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, 13,000 से अधिक उद्यमियों को सहयोग, 8,000 से ज्यादा महिलाओं को स्वरोजगार। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 5 लाख ग्रामीण महिलाएं, स्वयं सहायता समूह सदस्य। स्थानीय उत्पादों को देश के बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए धामी सरकार का एक खास ब्लूप्रिंट भी तैयार है। सरकार ने एक अम्ब्रेला ब्रांड तैयार किया है जो देवभूमि के दमदार उत्पादों को एक नई पहचान देगा, स्थानीय लोगों की आमदनी को तेज गति से बढ़ा देगा। बहरहाल ग्रामीण इलाकों में रोजगार को बढ़ावा और स्थानीय लोगों के चेहरे पर आत्मनिर्भरता की मुस्कान देखने की सरकार की उम्मीद कितनी कारगर साबित होगी। स्वरोजगार की दिशा में उठाए गए कदम क्या रिवर्स पलायन पर अंकुश लगाने में मील का पत्थर साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देहरादून से शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
देखिए, सावन के अंतिम सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। शिव की ससुराल कनखल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। कनखल में जलाभिषेक को लेकर लंबी लंबी कतारें नजर आई। शिव दक्ष नगरी में शिव के वास करने की मान्यता है। सावन में शिव दक्ष नगरी में वास करते हैं शिव, ये कहा जाता है। अंतिम सोमवार के बाद कैलाश लौट जाते हैं और इसी दौरान देखिए मंदिरों में किस तरीके से भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी फिलहाल पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात की गई थी। प्रशासन ने भी मंदिरों के पास पुख्ता इंतजाम किए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सावन के अंतिम दिन की ये तस्वीरें हैं। सावन के अंतिम सोमवार पर धर्मनगरी हरिद्वार के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं का जल सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। तड़के से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आई। विशेष रूप से शिव की ससुराल कहे जाने वाले दक्ष नगरी कनखल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। धार्मिक मान्यता है कि सावन के एक माह तक भगवान शिव कनखल में ही निवास कर सृष्टि का संचालन करते हैं और आज अंतिम सोमवार को जलाभिषेक के बाद वे वापस कैलाश लौट जाते हैं और इसी पावन अवसर पर शिव भक्त भोले बाबा को अगले वर्ष फिर आने की मनोकामना के साथ जल अर्पित करते हैं। शिव आशुतोष दक्षेश्वर भगवान कनखल में जो है भगवान शिव की ससुराल है। श्रावण मास जो है उत्तर भारत में पूर्णिमा को समाप्त हो जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों में अमावस्या तक चलेगा। और कहते हैं कि श्रावण में तो भगवान शिव का मात्र स्मरण करने से ही शिव तत्व की प्राप्ति होती है। दक्षेश्वर भगवान स्वयंभू शिवलिंग है। पृथ्वी का आदिकाल से जो समय जब प्रारंभ हुआ था, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा दक्ष की पुत्री सती जो भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी, इसलिए जो लोग भी गंगा स्नान करने हरिद्वार आते हैं, गंगा स्नान के उपरांत स्थानीय देवालयों में सब जगह दर्शन करें, भगवान दक्षेश्वर का अभिषेक करें, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण। का सबसे बड़ा विशेष महत्व ये है कि भोले शंकर ने ये कहा था कि जब विष्णु जी विश्राम पर जाएंगे तब मैं पृथ्वी का संचालन करूंगा और वो संचालन मैं हरिद्वार के दक्ष मंदिर में रह के करूंगा। बहुत बढ़िया है। यहाँ तो सावन में दर्शन करने का मतलब है साक्षात भोलेनाथ के दर्शन करना। अगर दक्ष मंदिर पे कोई आ भी जाता है तो ये समझो कि वो शिव जी के पास आ गया, बिल्कुल उनके करीब आ गया, उनके चरणों में आ गया। उससे बढ़िया आनंद कहीं नहीं मिल सकता। आप कभी भी आओ, चाहे 12 महीने में 24 घंटे में कभी भी आओ, यहाँ का जो ऑरा है, जो आनंद है दक्ष मंदिर का, उससे कोई कहीं कुछ नहीं मिल सकता। भगवान शिव की ससुराल है ये। भगवान शिव स्वयं प्रकट है, यहाँ स्वयंभू रूप में प्रकट है। उनका नाता थोड़ी ना, वो तो खुद यहाँ के हैं। उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में भी सावन के अंतिम सोमवार पर आस्था का अनूठा संगम देखने को मिला। ग्राम रामबाग स्थित लगभग 300 वर्ष पुराने ऐतिहासिक व प्राचीन शिव मंदिर में तड़के से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से पूरा क्षेत्र गुंजमान उठा और दूर दराज से पहुंचे हजारों शिव भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर की मान्यता की बात करूं तो 350 साल पुराना ये मंदिर है और हमारा जो ये शिवलिंग है ये स्वयंभू शिवलिंग है। दिन में 3 बार रंग बदलता है। जो भी कोई भक्तगण यहाँ पर अपनी मन की विनती करने के लिए आता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। आज के दिन सावन के सोमवार को विभिन्न जगहों से, विभिन्न जिलों से, स्टेटों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हरिद्वार से कावड़ लेके, गंगोत्री से कावड़ लेके, पैदल यात्रा करके बाबा के लिए जल लेके आ रहे हैं। जो भी भक्तगण यहाँ पर मनोकामना पूरा करने के लिए यहीं पर ही आ रहे हैं। हर हर महादेव। देहरादून से स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में हुई इस वार्ता में पार्टी नेताओं ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का अधूरा गायन करने पर तीखा हमला बोला। महेंद्र भट्ट ने इसे राष्ट्रीय गीत और राष्ट्र भावना का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने ऐलान किया कि भाजपा राष्ट्रीय गीत के सम्मान में जन जागरण अभियान चलाएगी और पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का पूरा गायन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। भाजपा का सीधा सीधा आरोप है कि वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस राष्ट्रगीत का अपमान कर रही है। महात्मा गांधी जी ने वंदे मातरम को धर्म की परिधि से परे शुद्धतम राष्ट्रीय भावना बताया था, लेकिन उनकी एक विषय पर आधारित भावनाओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। पूर्व की सरकारों के तुष्टीकरण के चलते कभी वंदे मातरम को उचित सम्मान नहीं दिया गया।
तो वहीं देखिए नैनीताल जिले में मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सियासी घमासान तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बीएलओ और बीजेपी के BLA 2 को डराने धमकाने और कार में बाधा डालने का गंभीर आरोप लगा दिया है और इस पूरे मामले में बीजेपी पदाधिकारियों ने नैनीताल के अपर जिलाधिकारी विवेक राय को ज्ञापन सौंपकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। आप सब लोग जानते हैं कि इस समय जिले में जो अपनी एसआईआर की प्रक्रिया गतिमान है और इसमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं और कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनका 2-2 जिलों पे नाम है या 2 राज्यों में नाम है, तो उनके नाम को काटने की, उनको जो है प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर निर्वाचन आयोग के द्वारा बुलाया जा रहा है। लेकिन क्या देखने में आया कि हमारे जो BLA 2 है भारतीय जनता पार्टी के और जो इस काम में लगे हैं BLO जो अपने सरकारी काम में लगे हुए हैं, उनको डराने धमकाने का काम किया जा रहा है और ऐसे मतदाताओं को डराने धमकाने का जो काम किया जा रहा है उसके निमित्त आज हमने ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत किया है। इसकी कॉपी हमने राज्य निर्वाचन अधिकारी जी को भी दी और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी इसकी ज्ञापन हमने प्रस्तुत की है। आज हम लोग तहसील परिसर में आई पूरी भारतीय जनता पार्टी के जिला का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया है और एसआईआर के निमित्त हम लोगों ने ADM साहब को यहाँ पे RO साहब के लिए पत्र दिया है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ तथाकथित कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ असामाजिक तत्व हमारे BLA 2 को धमका रहे हैं और ये भी सुनने में आया है कि BLO पे भी अनावश्यक दबाव बना रहे हैं फॉर्म 6 भरने के लिए, फॉर्म 7 के लिए। तो इस तरह से मतदाता सूची को मलिन करने का काम जो कांग्रेस कर रही है ये जनता सब देख रही है और जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हल्द्वानी विधानसभा का हुआ है उस डेमोग्राफी चेंज के लिए हम सब लोग बहुत ही चिंतित हैं और हम लोग चाहते हैं कि एक मतदाता सूची जो कि साफ, स्पष्ट और अच्छी बने, इसके लिए हम सब प्रयास करें। तो वहीं देखिए ऋषिकेश के भरत मंदिर पब्लिक स्कूल में उत्तराखंड कर्मकार कल्याण बोर्ड ने पंजीकृत श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। मुख्य अतिथि विधायक प्रेमचंद अग्रवाल और श्रम अधिकारी आनंद कुमार ने 600 श्रमिक परिवारों को स्वास्थ्य पोषक आहार किट, बच्चों के लिए शिक्षा किट और महिलाओं के लिए हेल्थ किट बांटी है। कार्यक्रम में श्रमिकों का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया है। विधायक ने अधिकारियों से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद श्रमिक तक पहुंचाने की अपील की है। तो वहीं देहरादून में वंदे मातरम गायन को लेकर भाजपा और कांग्रेस की महिला प्रवक्ताओं के बीच तीखी जुबानी जंग छिड़ चुकी है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए वंदे मातरम के 6 छंद गाकर दिखाने को कहा है और इसके पलटवार में भाजपा प्रवक्ता ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि वो आखिरकार कांग्रेस प्रवक्ता की बात क्यों माने। भाजपा के किसी नेता, किसी प्रवक्ता को कोई अधिकार नहीं है कि वंदे मातरम पर कम से कम हमें कोई सिखलाई दे, क्योंकि जब ब्रिटानिया हुकूमत हिंदुस्तानियों पर बर्बरता कर रही थी तब ये कांग्रेसी थे जो सर फाड़ देने पर भी वंदे मातरम का उद्घोष खत्म नहीं कर रहे थे, बंद नहीं कर रहे थे। अपना तो इनसे कुछ हो नहीं पाता भाजपा के लोगों से कि वो कुछ इस देश को सौगात दें, गड़े मुर्दे उखाड़ने पर लगे रहते हैं। मथुरा दास जोशी नहीं, मैं तमाम प्रवक्ताओं से, नेताओं से कहना चाहती हूँ कि मेरी पार्टी ने जो 2 छंद डिसाइड किए हैं हर अधिवेशन, हर प्रोग्राम में गाने के लिए, शोभा बढ़ाएगा वंदे मातरम के ये 2 छंद हमारे हर कार्यक्रम के। आपने जो 6 छंद डिसाइड किए हैं, आप में से कोई भी प्रवक्ता बिना टेलीप्रॉम्प्टर के, बिना चिट या फर्रा पड़े जरा 6 छंद सुनाइए। मैं आपको चैलेंज देती हूँ। वो होती कौन है भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने वाली? एक देश विरोधी मानसिकता वाली कांग्रेस पार्टी। हमें देश विरोधी का ज्ञान तो बिल्कुल ना बांटे। जो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं, जो पहलगांव में सवाल उठाते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, वो हमें देशभक्ति के बारे में बिल्कुल ना बताए। आप हैं क्या कि आपके सवालों का यहाँ पर जवाब दिया जाए? और देखी मैंने प्रेस के माध्यम से वो वीडियो देखी मैंने, उसमें आपने जिस चीज़ का निर्णय लिया था कि 2 स्टैंजा गाएंगे, आपकी तो हिम्मत वो 2 स्टैंजा गाने की भी नहीं है और आप बात करती हैं देशभक्ति की बात करती है, तो पहले थोड़ा सा जिस स्टैंजा पे कम से कम खड़े हैं उसको भी पूरा गाने की हिम्मत रखिए।
तो देखिए, देहरादून में मुख्यमंत्री आवास पर रोपवे परियोजनाओं की समीक्षा की गई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं। समय सीमा पर काम पूरा करने के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए। इसके अलावा गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। पर्यटन विकास को इससे नई रफ्तार मिलने वाली है। दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में सुगम आवागमन नजर आएगा। देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास पर फिलहाल आपको बताते चले कि बैठक हुई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में संचालित एवं प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। और बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और दूरस्थ धार्मिक व दर्शनीय स्थलों तक आवागमन को सुगम बनाने के लिए रोपवे निर्माण में तेजी लाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं और संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत भी दी है कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्ता के साथ काम पूरा करना होगा, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। उधर देखिए, हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 70 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से 34 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के लिए भेजा गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर लंबित मामलों पर डीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने चेतावनी दी कि 31 अगस्त तक निस्तारण न होने पर लापरवाह अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा। प्रत्येक सोमवार की तरह आज भी जनसुनवाई की गई थी और इसमें अभी तक करीबन 70 कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई हैं। अधिकतर शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है, संबंधित अधिकारियों के द्वारा उसका संज्ञान लिया गया है। कुछ ऐसी शिकायतें थी जिसमें कि किसी तरह की मांग थी, जिस तरह से जैसे सड़क की मांग हो या फिर लाइन शिफ्टिंग की मांग हो, उसके लिए प्रस्ताव बनाने को बताया गया है। इसके साथ ही सीएम हेल्पलाइन का भी रिव्यू किया गया है और सभी अधिकारियों को ये बताया गया है कि 31 अगस्त तक सभी 36 डेज से ऊपर की शिकायतों का निस्तारण जो है कंप्लीट हो जाए, कोई पेंडेंसी न रहे। पिछले सप्ताह से इस सप्ताह तक करीबन 120 ऐसी शिकायतें में कमी आई है और प्रत्येक विभागवारी समीक्षा करने पर सभी विभागों ने आश्वस्त किया है कि सभी शिकायतकर्ताओं से बात करते हुए उसका निराकरण समयबद्ध तरीके से करेंगे। लक्सर में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में पहुंची देश की प्रसिद्ध कवित्री, गायिका और लेखिका डॉक्टर अनामिका जैनंबर ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि भले ही आज का दौर जेन जी यानी कि युवाओं का है, लेकिन देश और सिस्टम को सही दिशा में चलाने के लिए अनुभव और परिपक्वता का होना बेहद जरूरी है। और इस दौरान अनामिका अंबर ने अपनी नई आने वाली रचना का भी जिक्र किया और बताया कि वो जल्द ही युवाओं को प्रेरित करने वाली एक विशेष रचना लेकर आ रही है। कवित्री, लेखिका, गायिका अनामिका जैनंबर हमारे साथ में बात कर लेते हैं। जिस तरह से आज युवा यानी कि जेन जेड की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि पहले दौर में और इस दौर में, मौजूदा दौर में अब कैसी कविताएं लिखी जानी चाहिए या कितना आपका स्टैंड क्या है इसे लेकर के जेन जेड को लेकर? देखिए, जेन जी बहुत समृद्ध है और उसे पता है कि उसके अधिकार क्या है। और एक समय था जब लोग बातों को लेकर के कहीं रुक भी जाते थे, सुन भी लेते थे, लेकिन आज के दौर में जेन जी जो है वो ये कहती है कि खुद के खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। सिस्टम को चलाना और हालात को देखते हुए एक्सपीरियंस, अनुभव जरूरी नहीं है? बहुत जरूरी है। एक्सपीरियंस को सिस्टम के साथ लेकर के चलना चाहिए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अनुभव नयों को, परिवर्तन को अपने साथ ले और परिवर्तन जो है वो अनुभव को अपने साथ ले और दोनों के सामंजस्य से ही सिस्टम चलेगा और ये बहुत जरूरी है। आप बिना इतिहास के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको इतिहास जानने के लिए अनुभवी लोगों के साथ होना चाहिए और नए लोगों के जो आज का दिमाग है, जो नए लोगों के अनुभव दोनों के होते हैं। ऐसा नहीं है कि अनुभवी सिर्फ पुराने ही होते हैं, जो नए लोगों की बातें हैं, नया परिवर्तन जो इस आगे बढ़ रहे हैं, जहां देहरादून और विकासनगर से उत्तरकाशी पुरोला मार्ग पर चलने वाली बसों की तकनीकी स्थिति को लेकर परिवहन विभाग सख्त मोर्च पर नजर आया। जहां आरटीओ संदीप सैनी ने स्पष्ट किया है कि 15 साल पुरानी बसों पर रोक लगाने का कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है, बल्कि बस यूनियनों का अपना निर्णय था। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर विभाग ने आरटीओ देहरादून और विकासनगर को पुरोला रूट की करीब 32 स्टेज कैरिज बसों की एक हफ्ते के भीतर गहन फिटनेस जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर
जाएगी। दुर्गम पहाड़ी रास्तों पर इनके संचालन की अनुमति दी जाएगी और इसके साथ ही देहरादून शहर में चलने वाली पुरानी सिटी बसों की भी जांच जरूर होगी और मानकों पर खरी न उतरने वाली अनफिट बसों को तुरंत सड़कों से हटा दिया जाएगा। 32 बसें हैं जिन पे अभी जो चेकिंग की जाएगी। इसके अतिरिक्त उसके बाद जो हमारी सिटी बसेज हैं, जो पुरानी हमारी बसेज चल रही हैं, उन पे भी अब हमारी टेक्निकल टीम जांच करेगी और ऐसी बसों को रोड से हटाया जाएगा जो चलने योग्य नहीं। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए इंडी खबर। नमस्कार।